इज़ हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पढ़ाई विद फन स्टडीज़ पे आपका स्वागत है दोस्तों। और आपको पता ही है कि पूरे यूट्यूब पे पढ़ाई विद फन स्टडीज़ ही पूरे यूट्यूब पे सिर्फ एक ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में पढ़ाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक ही वीडियो में कंप्लीट कराता सारे लेक्चर्स। ये इंग्लिश का एज वेल एज हमारा हिंदी का है। जो चीज़ हम इंग्लिश के लिए लेके आते हैं वही चीज़ हम हिंदी के लिए लेके आते हैं, और सब चीज़ हम आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में कराते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले तो दोस्तों बता दूं मैं आपको, जैसे कि मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट डाली थी जिसमें बताया था कुछ सरप्राइजेस दूंगा। उसमें सबसे पहला सरप्राइज़ तो यही है कि आपका पढ़ाई का वे थोड़ा सा बदल गया। अब आप कहोगे पढ़ाई का वे कैसे बदल गया। तो पढ़ाई का वे दोस्तों ऐसे बदल गया, देखो पहले मैं किसी और तरीके से पढ़ाता था, अब देखो अब ये बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक वे में मिलेगा। मैंने काफ़ी दिनों से बोल रहा था कि पढ़ाई का वे थोड़ा बदलेगा बदलेगा, ऐसे तो बिल्कुल आपको सब चीज़ें मिलेंगी। हाँ ठीक है, जो जो चीज़ें मैं वादा करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो बता दो, जो लोग नए आए हैं उनके लिए इस चैनल पे, देखो दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं मेरे साथ, तो दोस्तों मैं उनसे कहूँगा सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो अभी तक, ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी बहुत ही ज़्यादा मेहरबानी होगी, आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, तो ठीक है दोस्तों। और जल्द से जल्द कुछ आशा करूँगा कि आप 1K पूरे करा दें मेरे, ठीक है। आज 30 सब्सक्राइबर पूरे हो गए तो उसके लिए भी थैंक यू, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसकी प्रॉपर PDF, ये जो है PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। डायरेक्ट लिंक होता है, कोई एडवर्ट देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। और या फिर वरना आप उससे नीचे एक दूसरा अनदर लिंक दिया होगा, अगर आपका वो लिंक ओपन ना हो किसी वजह से, तो अनदर लिंक आपका होगा टेलीग्राम ग्रुप का। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं PDF पहले ही डाल चुका हूँ और डाल देता हूँ, साथ के साथ अपडेट देते रहता हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो दूसरी, अब आप दूसरा सरप्राइज़ की बात कर लें, तो दोस्तों देखो ये जो PDF है ना, अभी नॉर्मल PDF नहीं है आपके पास, में जहाँ भी चीज़ लिखी है ना सब एक लिंक है। मतलब लिंक क्या है, जैसे ये लिखा हुआ है चैनल का नाम, अब इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करना है बस ऐसे, और पहुँच गए सीधा चैनल पे, ओके। तो हर चीज़ मैंने अब आपके सिस्टमेटिक वे में कर दिया बिल्कुल, जैसे मेरे से हो रहा है, ठीक है। ये मेरा चैनल है, ये दूसरा चैनल है, इस पर क्लिक करोगे, इस पर पहुँच जाओगे। ये पहुँचा नहीं चाह रहा, वरना मेरा अकाउंट साइन इन की लॉगिन हो जाएगी, मतलब दिक्कत होगी थोड़ी, ठीक है। और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इस पर क्लिक करोगे इंस्टाग्राम पर पहुँच जाओगे। नीचे हमारे टेलीग्राम अकाउंट दे रखा होगा, इस पर क्लिक करोगे टेलीग्राम पर पहुँच जाओगे नीचे। और हमारे चैनल के मतलब सब चीज़ें आज आपको सिस्टमेटिक वे में मिलने वाली है। दूसरी तरह हम छोटा सा फ्लो की बात कर लें, आज क्या फ्लो रहने वाला है। और एक सबसे बड़ा सरप्राइज़ की बात हम थोड़ा करेंगे वीडियो के बीच में, ठीक है। फटाफट से देखो 2 से 2.5 मिनट हो गई है हमारी, 1 मिनट और लूँगा, फटाफट से बता दूँ आपको, ठीक है। 4 मिनट का हमारा इंट्रो हो जाएगा, ओके। तो देखो दोस्तों 25 टोटल क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसे कि देखा होगा तुमने, और सब के सब हमारे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लास्ट 10 ईयर PYQs में से, ठीक है। और सबका लिखा होगा कहाँ से आपके लिए गए हैं, ठीक है बिल्कुल। और ये हमारा MCQs है, MCQs हमारे टोटल 5 MCQs होंगे, टोटल 2 केस स्टडीज़ होंगे। हमारे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन 5 होंगे, हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन 4 होंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन 4 होंगे। टोटल मिला के हमारे 25 क्वेश्चन हो जाएंगे वो आके आज, ओके। तो बस आज हम ये कंप्लीट कर देंगे बिल्कुल। सबसे पहले हम बढ़ते हैं MCQ की तरफ, ठीक है। MCQ की तरफ बढ़ने से पहले बता दूं, सरप्राइज़ ये है इस वीडियो पे, अगर आप 100 लाइक्स पूरे करते हो तो जो CBSE का प्रैक्टिस पेपर है उसे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में कराऊंगा एक ही वीडियो में, ठीक है। और जिस सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड मिलेगी उस सब्जेक्ट को पहले कराऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पे, देखो लिखा हुआ, वो हु एमंग द फॉलोइंग हैड्स आउट टू पुट टुगेदर अ कॉन्हेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इंडियन रिपब्लिक। देखो 1830 में ना एक वो हुई थी हमारी रिवॉल्यूशन हुई थी, इसे किसने कराया था, बस ये पूछा है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, थोड़ी सी आपको इंग्लिश समझ में आती हो तो बस उसमें किसका हाथ था। देखो विक्टर इमैनुअल का तो 1861 की क्रांति में था। विक्टर इमैनुअल फर्स्ट तो था ही नहीं, विक्टर इमैनुअल सेकंड का था, वो भी 1861 की क्रांति में। काउंट कावर का तो इसमें नहीं था, उसका तो हमारा उसमें था, कावर का हमारा इसमें नहीं था, ठीक है। कावर का बाद में था, ठीक है, ओके। कावर का हमारा इस वाली क्रांति में नहीं था, बाद वाली क्रांति में था, ठीक है। गुजिबे मैसिनी का था 1830 में, जो हमारे कहाँ पैदा हुए थे,
जिनोवा में पैदा हुए थे। और उनका जन्म कब हुआ था ये डेट आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ आ जाता है, अगला एमसीक्यू की तरफ। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ओवर ग्रेजिंग द मेन रीजन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। देखो इनमें से कौन से स्टेट में लैंड डिग्रेडेशन में ओवर ग्रेजिंग जो है वो मेन कारक है, मेन फैक्टर है, तो उसका बताना आपको, तो वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। देखो अब एक क्वेश्चन आ गया कि 1815 में नेपोलियन को किसने हटाया। देखो नेपोलियन बोनापार्ट को हटाया था, हराया था बर्फ ने। बर्फ कौन है अब आप कहोगे, देखो बर्फ की बता दूँ थोड़ी सी हिस्ट्री, BARP बर्फ। इस बर्फ ने हराया था नेपोलियन बोनापार्ट को, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था, ठीक है। वेट अ मिनट, ओके। नेपोलियन बोनापार्ट को बर्फ ने हराया। बर्फ का मतलब क्या है दोस्तों, देखो एक तो हमारा बी से मतलब ब्रिटेन हो गया, हमारा बी से ब्रिटेन, ए से हमारा ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया ना कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा वो एक पूरा हमारा कॉन्टिनेंट है, पर ऑस्ट्रिया हमारा एक कंट्री है, ठीक है, ठीक है। अगले की बात कर लें, बर्फ आर से आपको पता ही होगा आप सबको, आई होप, रूस, रूस हाफ नाम लिख दिया मैंने। और पी से हमारा बच्चा प्रूसिया, क्या, प्रूसिया, प्रूसिया, ठीक है। तो इससे याद कर लेना, बहुत इजी रहेगा। बस ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं अब, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन इन 1815। देखो बर्फ, बर्फ यानी बी से ब्रिटेन, देखो बी से ब्रिटेन आ गया सबसे पहले में, ठीक है। आर से रशिया आ गया, ठीक है। पी से प्रूसिया आ गया, ठीक है। ए से ऑस्ट्रिया, देखना ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया है, ठीक है। बस इसी पर टिक लगा देना फटाफट से। अगर ऑस्ट्रेलिया हो तो मत लगाना, ऑस्ट्रेलिया हो तो मत लगाना, ठीक है। देखो सेकंड वाले में ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, वरना गलती हो जाएगी, ठीक है। और आंसर हमारे नीचे लिखा हुआ ही है, आपको दिख रहा होगा आई होप, सबसे नीचे ये हमारा लिखा हुआ है आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द फर्स्ट लिबरलिस्ट नेशनलिस्ट अपहीवल टेक प्लेस इन जुलाई 1830। देखो जुलाई 1830 में लिबरलिस्ट ने क्या करी थी, रिवॉल्यूशन करी थी। और कौन सी कंट्री में करी थी उसका नाम बताना, तो वो करे थे हमारे फ्रांस में। जब बुर्बो जो हमारा किंग था, बुर्बो किंग था, जो 1850 में दोबारा बैठ गए थे ना, तो उसे उखाड़ फेंका था किन्होंने, हमारे लिबरलिज्म ने, ठीक है, हमारे लिबरलिज्म ने, ठीक है। देखो अब एक बात आ गई, ये हमें बताना है स्टेटमेंट कितने गई थी। वैन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है। देखो दोस्तों ये जो फालतू की बात है ना, इस चैप्टर में ज़्यादातर हमारे ज्यूस मैटरनिक ने कही होगी। मैटरनिक ने, किसने, ज्यूस मैटरनिक ने, ठीक है। तो मैटरनिक का है, मैटरनिक, मैटरनिक देख लो, इसका आंसर मैटरनिक होगा। मैटरनिक ये रहा हमारा, ठीक है। मैटरनिक बी है हमारा, दिख गया होगा ये अब आपको, देखो अब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, मैटरनिक, ठीक है। ये इसका आंसर यहाँ पे दिख भी रहा है, मैटरनिक, ठीक है। बस आइडेंटिफाई द उस सॉइल का नाम बताओ जो रेड और ब्राउन पाई जाती है और सैलाइन होती है नेचर में, तो वो है हमारी एरिड सॉइल। कौन सी सॉइल, एरिड सॉइल, ठीक है। सॉइल इरोजन का प्लेन्स में सबसे बड़ा कारण है हमारा रनिंग वाटर। रनिंग वाटर प्लेन्स में सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत तेज़ी से बहता है और वहाँ पे रनिंग वाटर की वजह से हमारे क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन होता है। तो अब हिंदी वालों के लिए आ जाते हैं फटाफट से। कहा था ना हिंदी इंग्लिश में कोई भेदभाव नहीं होगा। क्वेश्चन है हमारा, क्यों मतलब क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी ने एकात्मक के संगठित कार्यक्रम बनाने की मांग की थी 1830 के दौरान इतावली गणराज्य में। थोड़ा हिंदी में ऐसा ही हो जाता है ना। तो इतावली गणराज्य में 1830 में जो कौन था जिसने इतावली को क्या कहा था, एक पूरा गणराज्य बनाने का बोला था, तो वो कौन था हमारा, देखो 1830 की बात हो रही है, ध्यान रखना। विक्टर इमानुएल फर्स्ट तो था ही नहीं, विक्टर इमानुएल सेकंड था पर वो 1861 में था। काबुर भी था पर वो हमारा बाद में था, जब आपको याद होगा शायद 1848 के बाद था वो, ठीक है। तो 1830 में तो हमारा जूसेppe मैसिनिना जिसने यंग यूरोप और यंग इटली बनाया था, उसका जन्म जिनोवा में हुआ था। और कब हुआ था ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये बात आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कब उसका जन्म हुआ था। तो इसका आंसर हमारा जूसेppe मैसिनी है, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भूमि निर्वनीकरण का अत्यधिक चराई है, का कारण अत्यधिक चराई। देखो अत्यधिक चराई जो है हमारा महाराष्ट्र में है, कारण अत्यधिक चराई जो कारण है वो हमारा महाराष्ट्र में है, ठीक है। अच्छा ये आंसर इंग्लिश में लिख गया गलती से, हिंदी में देख लेना, यार ऑप्शन ए है, ठीक है, ठीक है।
अब ये आ गया क्वेश्चन हमारा कि क्या कहते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन सब में से, इसमें पूछा है कि क्या बोलते हैं 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को किसने हराया था, किन कंट्री ने, तो वो कंट्री थी बर्फ। अब ये बर्फ क्या है भाई, बर्फ का मतलब है बी से ब्रिटेन, बी से ब्रिटेन। देखो ब्रिटेन किस में आ रहा है, ब्रिटेन पहले वाले में आ रहा है, ठीक है। ए से ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया है ना कि ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में बहुत फ़र्क है। ऑस्ट्रिया जो है हमारा, ऑस्ट्रिया वो हमारा एक देश है, ठीक है। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है, जबकि ऑस्ट्रेलिया पूरा एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो बहुत फ़र्क हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया कौन से में, ये रहा, इसी में, ठीक है। दो चीज़ मिल गई। आर से रसिया, रशिया या रूस एक ही बात है, आ गया। पी से प्रशिया, ठीक है, आ गया प्रशिया भी, तो ठीक है। तीनों चीज़ हमारी आ गई ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइयो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ट्रिक थी छोटी सी, बर्फ, इससे याद रखने के लिए, ठीक है। और ध्यान रखना ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल गलती नहीं करनी है। निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम उदारवाद देखो सबसे पहले जब उदारवाद की उथल पुथल हुई थी ना, वो हुई थी हमारी फ्रांस में 1830 में। लुई फिलिप को राजा बना दिया था बुर्बो वंश के राजा को हटा के, ठीक है। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब ये बताना है कि जब फ्रांस सीखता है और पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है, ये बात किसने कही थी। यहाँ पे जितनी भी फालतू की बात है ना, सब मैटरनिक ने कही है इस चैप्टर में, ज्यूस मैटरनिक ने, ठीक है। और ये वेना संधि का ने वो भी करी थी संचालन, ठीक है। उस साल की पहचान, उस सॉल ये आ गया गलती से, यहाँ पे आता मिट्टी। देखो वो मिट्टी पता है हमारी कौन सी है, जिसमें जिसका रंग भूरा रंग है और लाल रंग है, और वो खारी होती है। प्रकृति, ये आ गया प्रकृति मतलब नेचर में खारी होती है, ठीक है, मतलब उसका स्वभाव है ना, ठीक है। देखो वो है हमारी शोषक मिट्टी, कौन सी, शोषक मिट्टी, ठीक है। शोषक मिट्टी इसका आंसर है, ऑप्शन सी, ठीक है, दिख गया होगा आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से प्लेन्स में, मैदानों में देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन का कारण हमारा है बहता पानी। बहता पानी ही वहाँ पे सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारक है, ठीक है। अब आ गए हम असर्शन एंड रीजनिंग पे, ठीक है। ये भी एक लिंक है, इस पर क्लिक करोगे तो पहुँच जाओगे हमारे दूसरे चैनल पे, ठीक है। असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन पे इंग्लिश वालों के लिए भी है, हिंदी वालों के लिए भी है। सबसे पहले इसके रूल सुन लो, इसके ट्रिक सुन लो, फिर पढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, इसी के बेस पे आगे आपको जितने भी क्वेश्चन दिए सबके आंसर इन्हीं ऑप्शन में से देख के देने हैं, ठीक है। इन्हीं ऑप्शन में से आगे ऑप्शन और नहीं कि हर एक के लिए अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा आपके लिए, सिर्फ यही दिए होंगे मैंने। और ऐसा ही CBSE करेगा आपकी बार जो सैम्पल पेपर आया उसमें ऐसा ही हुआ है, ठीक है। और सब लिखा रखा है कि कहाँ से आया है। यहाँ पे देखो CBSE 2021 इंपॉर्टेंट दिल्ली क्वेश्चन से हमारे सब पढ़ लेना कहाँ से आया, आराम से। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना तो मेरा नीचे थोड़ा सा नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको, उस पर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले सुन लो इसके, देखो सबसे पहले तो देखना हमारा असर्शन और रीज़न 2 चीज़ें दी होंगी। असर्शन हमारा एक स्टेटमेंट दे दिया होगा, रीज़न हमारा आर होगा कि इसका ये रीज़न है। तो सबसे पहले देखना असर्शन ठीक है, खुद में ठीक है दोनों, असर्शन ठीक है तो हमारा ये वाला गलत हो जाएगा, असर्शन ठीक है तो ये वाला गलत, क्योंकि इसमें लिखा है असर्शन फॉल्स। फिर देखना रीज़न ठीक है, रीज़न ठीक है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि असर्शन रीज़न दोनों ठीक है, इसमें एक फॉल्स बता रखा है। फिर इन दोनों में से देखना उन दोनों का कनेक्शन बैठ रहा है, कनेक्शन बैठ रहा तो पहला हो जाएगा, कनेक्शन नहीं बैठ रहा तो ये बैठ जाएगा। फिर बच्चा कौन सा, ये वाला, बस कनेक्शन नहीं बैठ रहा तो ये वाला सही हो जाएगा, कनेक्शन बैठेगा तो ये वाला हो जाएगा, तो असर्शन गलत होगा तो ये वाला हो जाएगा, और रीज़न गलत होगा तो ये वाला हो जाएगा, बस यही ठीक है। और कनेक्शन कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पढ़ो क्वेश्चन, असर्शन द डिस्ट्रक्ट बिटवीन सनालाज एंड तमिल कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइडर स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। देखो हाँ ऐसे हुआ था, श्रीलंका में जो हमारे तमिल और सनाला थे उनके बीच में वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट हो गया था श्रीलंका में। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि 1956 में उन्होंने एक्ट पारित किया था। बिल्कुल सही बात है, दोनों असर्शन और रीज़न दोनों ही सही है, और क्या कहते हैं असर्शन और रीज़न की सही एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा इसमें। ऑप्शन ए क्या है, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है ऑप्शन ए, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखो केरला के पास जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लो है। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है ये बात अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हेल्थ से रिलेटेड इशू होते हैं, ठीक है, ठीक है। हेल्थ से रिलेशन है कुछ इसका, ठीक है। अब इसका रीज़न है क्या, केरला हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। अब देखो केरला जो है हमारा
हैज़ एडिक्यूट प्रोविजन। हाँ, केरला के पास बेसिक हेल्थ चीज़ें, बेसिक हेल्थ के प्रोविज़न है और एजुकेशन फैसिलिटीज़ बढ़िया है। तो बस ये बात भी सही है। देखो हेल्थ से रिलेशन होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखो मैं बता देता हूँ, देखो ज़्यादा सस्पेंस छोड़ना बेकार है, मैंने समझ नहीं आएगा आपको। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बेसिकली ये होता है कि 1 साल से कम उम्र के आयु के बच्चे जो हमारे क्या बोलते हैं हेल्थ कंडीशन की वजह से, उस शहर की हेल्थ कंडीशन की वजह से कितने बच्चे मरे। जैसे 1000 में 800 बच्चे जिए हैं, तो वहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 80% हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं। इटली इज़ डिवाइडेड इनटू 7 डिफरेंट एरिया। हाँ, इटली 7 डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइडेड था। ठीक है, सही बात है। विलियम फर्स्ट वाज द किंग ऑफ जर्मनी। जर्मनी का उससे क्या लेना देना, असर्शन रीज़न तो ठीक है। विलियम फर्स्ट जो किंग, जर्मनी का किंग था, ये बात भी ठीक है, वो बना था। ठीक है, और इटली वाज डिवाइडेड इंटू 7 डिफरेंट एरियाज, ये भी ठीक है। 7 अलग अलग राज्यों में डिवाइड था हमारा इटली। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसका है असर्शन और रीज़न अपने आप में ठीक है, पर रीज़न आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी ये रहा। असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगला पढ़ते हैं। इटली इज यूनाइटेड इन 1861। इटली 1861 में यूनाइट हुआ, बिल्कुल सही बात है। प्रूसिया ने हेल्प करी इटली की, इसलिए तो वो यूनाइट हुआ था, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, फटाफट से देख लो, ऑप्शन ए। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं। इन 1929 अमेरिका फेसेस द ग्रेट डिप्रेशन रीजन। देखो 1929 में अमेरिका ने ग्रेट डिप्रेशन फेस की थी, बिल्कुल सही बात है। अमेरिका स्टॉक मार्केट क्रैसिस, अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी, ये भी सही बात है। बस, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं। अब यही क्वेश्चन सेम हिंदी वालों के लिए है, हिंदी वालों के लिए टाइप है, बिल्कुल सेम टाइप है बिल्कुल। और मैं इसके लिए भी बता दूँ, है ना। देखो, अब देखो, अभिकथन और तर्क के रूप में नीचे 2 कथन दिए गए हैं। देखो इसमें देखो, एक अभिकथन दिया होगा आपको, एक कथन दिया होगा और एक कारण, या तो कह लो उसे दावा या फिर कह लो कथन, एक ही बात होगी। कहीं कथन आ सकता है, कहीं दावा आ सकता है। ठीक है, वो दावा देखना है पहले सही है, फिर इसका देखना है उसका कारण सही है। कारण और अगर दोनों सही होंगे तो फिर हमारा ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से कुछ होगा। फिर इसके बाद देखना है कि क्या कहते हैं, फिर इसके बाद क्या देखना है ये भी बता दूं। फिर इसके बाद देखना है कि दोनों में संबंध बैठ रहा, संबंध कैसे, बीच में क्योंकि लगा देना, पता चल जाएगा। देखो, सिनेलरी और तमिल समुदाय के बीच अविश्वास श्रीलंका में व्यापक संघर्ष में बदल गया, बिल्कुल सही बात है। उन दोनों के बीच में अविश्वास हो गया था क्योंकि 1956 में उन्होंने एक अधिनियम, सिन्हाल ने एक आधिकारिक भाषा को मान्यता दे दी गई थी, बिल्कुल सही बात है। सिन्हाली भाषा को एक आधिकारिक भाषा का मान्यता दे दी गई थी, इसी वजह से वहाँ पे वो बढ़ने लग गया था कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा विकल्प ए। असर्शन ए भी सही है, दावा भी सही है, हमारा कारण भी सही है, और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं, मतलब कारण उसकी भी सही व्याख्या। केरला में शिशु मृत्यु दर कम है। शिशु मृत्यु दर आपको बता दूं फटाफट से। देखो, जैसे कि हमारे जो हॉस्पिटल वगैरह की हेल्थ कंडीशन की वजह से 1000 बच्चे पैदा हुए 1 साल में, उसमें से 800 बच्चे जी गए, तो मतलब वहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काट पीट के हो जाएगा हमारा 80%। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम देखते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को, 80% हो जाएगा। ठीक है, सही है। ओके, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, बुनियादी स्वास्थ्य और शिक्षा। देखो केरला में शिशु मृत्यु दर कम है, बिल्कुल सही बात है, केरला में शिशु मृत्यु दर कम है। और कारण देख लो हमारा, ये थोड़ा नीचे होता, कोई नहीं कोई नहीं। केरल में बुनियादी स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं सही है, बिल्कुल सही बात है। जब वहाँ पे बुनियादी सुविधाएं और शिक्षा की सुविधा सही होगा तो ऐसे ही होगा, बिल्कुल सही बात है। और विकल्प ए सही है इसमें भी। अभी कहते इटली 7 विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, बिल्कुल हाँ था, बिल्कुल था। विलियम प्रथम जर्मनी का राजा था, ये बात भी सही है। विलियम प्रथम जर्मनी का राजा भी बना था, काइजर विलियम प्रथम। पर इसका और इसका लेना देना तो कुछ है ही नहीं, जर्मनी और इटली का कहाँ लेना देना। तो बस इसका हमारा ऑप्शन बी कि असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, मतलब हमारा कारण और अभिकथन दोनों सही है, पर कारण हमारे अभिकथन की व्याख्या नहीं करता। इटली 1861 में संयुक्त है, मतलब यूनाइट हुआ वो। कारण क्या था? 1861 में हमारा एकीकृत हुआ इटली। ठीक है, कारण था इटली के एकजुट होने में प्रेशिया ने सहायता की, बिल्कुल सही बात है, उनने कही थी सहायता। बस इसका हमारा विकल्प ए। ठीक है, अभिकथन 1929 में ग्रेट डिप्रेशन यहाँ पे आता, महामंदी ने हमारे 1929 अमेरिका में चरणबंद किया था, चरणबंद यानी फेस किया था। ठीक है,
है ना। अमेरिका के शेयर बाजार में गिरावट आई, बिल्कुल सही बात है, इसलिए विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, विकल्प ए। ठीक है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर दिए हैं। 20 मिनट्स के अंदर ही हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए, फटाफट से अब और करते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए हैं, पढ़ते हैं फिर करने की कोशिश करते हैं। सब में से क्वेश्चंस लिए, सब जगह से उठाएं, टेंशन मत लेना। मेंशन द व्यू ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI टुवार्ड्स द सिविल डिसअबीडियंस मूवमेंट। देखो जो सिविल डिसअबीडियंस मूवमेंट था ना, उसके खिलाफ कई संस्थाएं खड़ी थी, पर उनके साथ भी कई संस्थाएं खड़ी थी। तो इसी तरीके से जो पूछा है कि उन संस्थाओं का विचार किया, तो उनमें से एक संस्था थी वहाँ पे, देखो उसमें एक इंस्टीट्यूशन था, इंस्टीट्यूशन का नाम था हमारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके हमारे व्यू बताने हैं इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन CBSE 2022 और 2020 दिल्ली से लिए गए हैं, ऊपर ही सबसे पहले मेंशन कर दिया, बार बार नहीं करूँगा। ठीक है, नहीं कर रखा है इसमें। ठीक है, आंसर है FICI। देखो FICI वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। वो क्या चाहती थी कि जो फॉरेन गुड्स इम्पोर्ट हो ना, उसके प्रति प्रोटेक्शन दी जाए। एंड अ रुपी सेटलिंग फॉरेन एक्सचेंज इनटू रेशियो दैट वुड बी डिस्करेज इम्पोर्ट। ठीक है, तो ये वो चाहती थी उनके अगेंस्ट उन्हें प्रोटेक्शन दी जाए। ठीक है, और जो चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं उनका रेशियो फॉरेन एक्सचेंज को जो रुपये के साथ वो करा जाए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब ऑप्शन बी पढ़ लेते हैं फटाफट से। तो 2 ऑप्शन लिखने हैं बस, इसमें ज़रूरी नहीं है सारे लिखो। ठीक है, FICI सपोर्टेड द सिविल एविडेंस मूवमेंट फॉर क्रिटिसाइजिंग द कॉलोनियल कंटेंट ओवर द इंडियन इकोनॉमी। उन्होंने भारत की इंडियन इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, कॉलोनियल कंट्रोल करने के लिए उसमें सिविल एविडेंस मूवमेंट को क्या कहते हैं, सपोर्ट किया था। FICI बिलीव्ड एट द फोर्स ऑफ दिस मूवमेंट एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन वुड एंड द कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन। जो सामाजिक वहाँ पे कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन थी और बिजनेस पे, वो सब शायद सिविल एविडेंस मूवमेंट से एंड हो सकती थी, FICI का ये मानना था। हाउ कैन इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। देखो अब जियोग्राफी से आगे कुछ सबसे क्वेश्चन लाया, टेंशन मत लेना। ये हमारा हिस्ट्री से, ये जियोग्राफी से, ये देखो पॉल साइंस से, और हमारा नीचे शायद यहाँ पे आएगा, ये देखो किससे, हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन ये हमारा किससे पता रहा आप मुझे, देखो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, पता चल गया आपको वैसे भी। ठीक है, मतलब सब सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, टेंशन मत लेना, सब चीज़ मैं आपकी कवर कराऊंगा। 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे इसके बाद, ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन का टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा SST का। फिर साइंस की सीरीज चलेंगे फटाफट 2 ही पार्ट हुए हैं साइंस के, फटाफट से आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब सीधा 50 क्वेश्चन की कोशिश करूंगा, देखते हैं फिर कितना आता है। ठीक है, सबसे पहले आगे बढ़ते हैं फटाफट से, वरना टाइम बर्बाद हो रहा है। ठीक है, हाउ, देखो क्या क्वेश्चन था, हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस। तो जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है फ्रेश वाटर का, वो कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। देखो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, द फॉलोइंग मेजर्स, ये क्या क्या कर सकते हैं। मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इनटू सक्सेसिव स्टेज। देखो उन्हें रिसाइकल और यूज़ करना चाहिए वाटर को, बिल्कुल ठीक है। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट, हार्वेस्ट करनी चाहिए रेन वाटर की। ठीक है, ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इफ्लुएंट बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर, उसे ट्रीट करना चाहिए, ज़्यादा गर्म पानी जो जहरीला पानी होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, तीनों पॉइंट बढ़िया, 2 पॉइंट लिख देना कोई से भी। अब हमें डिफरेंस बताना है रूलिंग और अपोजिशन पार्टी। इसमें आप बनाना एक टेबल। देखो मैं तुम्हें बता दूँ थोड़ा सा, देखो ये टेबल बना लेना इसके अंदर। देखो ऐसे करके एक लाइन यहाँ पे खींच लेना ऐसे, और एक लाइन ऐसे, यहाँ पे आप पोजीशन के बारे में लिख देना, यहाँ पे आप पोजीशन के बारे में लिख देना इस एरिया में, और इस एरिया में लिख देना हमारे, देखो थोड़ा कलर चेंज कर ले, देखो इधर लिख देना, थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया, चलो कोई बात नहीं। देखो ऐसे टेबल बना लेना, यहाँ पे पोजीशन और रूलिंग के बारे में 2-2 पॉइंट लिख देना ऐसे, तो ऐसे ना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। वहाँ पे टेबल था तो थोड़ा समझ रहे हो, टाइपिंग करने में टेबल कहाँ से बनाऊंगा, तो कोई नहीं, मैंने अलग अलग करके लिख दिया, आराम से पढ़ेंगे। पढ़ते डिफरेंस देख लो, रूलिंग पार्टी का क्या होता है काम और उसका। ठीक है, द पॉलिटिकल पार्टी विच हैज़ पावर एंड फॉर्म्स द गवर्नमेंट इट इज़ द विनर जनरल इलेक्शन। देखो वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है और पावर में आ जाती है गवर्नमेंट, तो रूलिंग पार्टी होती है, बिल्कुल ठीक बात है। रूलिंग पार्टी क्या होती है, ये बात है, और वो विनर होती है। ठीक है, जनरल इलेक्शन की। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री, वो अपनी कंट्री के क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बिल्कुल ठीक बात है। अपोजिशन पार्टी वो होती है जो हार जाती है, सीधी सी बात है। ठीक है, द पार्टी और पार्टीज विच फेल्स, जो फेल हो जाती है गवर्नमेंट फॉर्म करने में, कंसिडर अपोजिशन एंड कंडक्ट मोस्ट
इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ वर्किंग, मैं रूलिंग पार्टी के वो खामियां निकालती रहती है बस, ठीक है। इट चाहिए मतलब यही नहीं कि गलत बार बार ही बेकार पे सही चीज़ों पे भी खामियां निकालती है, कभी कभी जैसे रूलिंग पार्टी से कोई गलती हो जाए तो उसके ऊपर भी खामियां निकाल देती है वो। तो ये भी चीज़ अच्छी है जिससे कि पता चले कि हाँ रूलिंग पार्टी में हमारी गलत करती है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सत्ताधारी दल वाले देख रहे, सॉरी अपोजिशन पार्टी वाले देख रहे थे हम। तो अपोजिशन पार्टी है उसके कमियाँ निकालती रहती है बस, है ना। और इट्स लाइक द गवर्नमेंट एज्यूमिंग डिक्टेटर पावर, मतलब गवर्नमेंट जो है वो डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही ना काबू कर ले वहाँ पे, यानी तानाशाही ना चला दे कि हाँ जी हम ही हैं खाली, तो और कोई पार्टी चल नहीं सकती है ना, वन पार्टी रूलिंग वाला सिस्टम ना चला दे, है ना, एक तरह से डिक्टेटरशिप, ठीक है। इस बात का ध्यान रखती है। मेंशन एनी टू कोज द लेड ऑफ सिविल लीड टू द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। देखो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स को किन किन दो मेंशंस ने मतलब किन किन दो फैक्टर्स ने लीड किया था, तो उन दो फैक्टर्स को बताना है। सबसे पहले तो हमारी साइमन कमीशन का था, फेलियर होना उसका, और रिजेक्शन ऑफ गांधी 11 डिमांड, गांधी की 11 डिमांड को रिजेक्ट कर दिया लॉर्ड इरविन के द्वारा 31 मार्च को, जो उन्होंने 31 जनवरी को जो लेटर लिखा था उन्होंने, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं फटाफट से, देखो ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा फेलियर होना था साइमन कमीशन का, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। देखो साइमन कमीशन जो थी क्या हुआ था कि जो हमारे मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, है ना, फादर साहब ने बना दी थी गवर्नमेंट, वो जीत गए और वहाँ पे उन्होंने निकाल दी कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे मतलब अंग्रेज़ों के उसमें बैठ के, अंग्रेज़ों के संसद में बैठ के उन्हीं के कानूनों में लगा दी उन्होंने कमी। अब उन्होंने कहा अरे भाई ये क्या कह रहे हो, तो उन्होंने भेजी एक साइमन कमीशन लंदन से, पर उस साइमन कमीशन में वो इंडिया की दिक्कत सुलझाने आ रहे थे, पर उसमें था नहीं एक भी कोई भी आदमी इंडियन, तो इस वजह से उसका स्वागत हुआ गो बैक साइमन कमीशन, ठीक है। ये तो शेर हो गया, चलो कोई नहीं, ठीक है ना, गो बैक साइमन कमीशन के नाम से, ठीक है। कहाँ पहुँच गए, कोई नहीं वापस आते हैं, एक सेकेंड, वापस आ जाओ, एक सेकेंड बस। तो यही लिखा हुआ है कि वहाँ पे फेल हो गई थी क्योंकि वहाँ पे कोई भी इंडियन लीडर नहीं था, बस यही सब लिखा हुआ है। और ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। पहला कारण ये था इसका, पहला हमारा कारण ये था, ठीक है। और अनदर कारण हमारा ये था कि रिजेक्शन ऑफ गांधी 11 डिमांड, गांधी जी ने 11 डिमांड रखी थी। 31 जनवरी को उन्होंने 1930 में एक लेटर लिखा था लॉर्ड इरविन को, जो उस टाइम वाइस राय था यहाँ के, ठीक है, हमारे इंडिया के सिविल, और उन्होंने फिर क्या उसमें लिखा था कि जो आपके फालतू के टैक्स हैं उन सबको हटा दीजिए। हाँ, गांधी जी की 11 डिमांड्स को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, है ना। उसमें सबसे बड़ी जो डिमांड थी वो थी नमक कर हटाया, हमारा जो सॉल्ट पे टैक्स लग रहा था उसे बिल्कुल हटा देना, पर उन्होंने ये सारी डिमांड उन्होंने रिजेक्ट कर दी। फिर गांधी जी ने हमारा ये शुरू कर दिया था 12 मार्च को, 6 अप्रैल को ख़त्म किया था हमारा नमक यात्रा से शुरू किया था उन्होंने, साल्ट मार्च कहते हैं उसे, दांडी मार्च भी कहते हैं, वो शुरू किया था उन्होंने 31 जनवरी को, जब उनकी डिमांड रिजेक्ट हो गई तो उसके बाद मार्च में शुरू किया था और 6 अप्रैल को ख़त्म कर दिया था, ठीक है। ये दो मेन कारण थे हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ ग्लोबलाइजेशन बेनिफिशियल फॉर कंज्यूमर्स। देखो ग्लोबलाइजेशन देखो कंज्यूमर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है, देखो उन्हें तो काफ़ी सारी कंपनीज़ का आइडिया हो जाता है, और दूसरा उन्हें क्या कहते हैं अच्छे खासे ब्रांडिंग मिल जाती है, अच्छे खासे क्वांटिटी मिल जाती है और बढ़िया क्वालिटी मिल जाती है। तो यही सब लिखा हुआ है। MNC प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है MNC ग्लोबलाइजेशन में। दे ब्रिंग नॉट ओनली देयर प्रोडक्ट्स टू अ कंट्री, मतलब ये हमारे कंट्री में ही खाली ये प्रोडक्ट नहीं लाई है और नई न्यू बिजनेस और पॉलिसीज़ लाई है, खाली ये हर जगह उन्होंने नया कल्चर एक तरीके से फैलाया MNCs ने, है ना। दे आल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस, ये कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ाते हैं इंडियन कंपनीज़ का और भी कई तरीके की कंपनीज़ का जो हमारे इंडिया में है सबका, ठीक है। लेटेस्ट मॉडल की कार्स, ये सब चीज़ें हमारी इजीली इन्वेंट हो पाई है इसी वजह से, ठीक है। आज आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अगला अब ये हिंदी वालों के लिए आ गया। देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रति इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के विचार का उल्लेख कर। देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ना वो कई लोगों के लिए कई अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी इंस्टीट्यूशन थी जिसका नाम था FICCI, जिसे हम कहते हैं, जिसके फुल फॉर्म है हमारी प्रति इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है।
उसके हमें विचार को उल्लेख करना था। वो कहती थी कि जितनी भी विदेशी वस्तुओं का आयात निर्यात होता है ना, आयात होता है, और रुपये स्टर्लिंग के खिलाफ सुरक्षा चाहती थी वो, ठीक है। विदेशी मुद्रा अनुपात जो आयात हतोत्साहित करेगा, ठीक है। और ये अगला है, औपनिवेशिक नियंत्रणों की आलोचना के लिए फिक्की ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया था। उन्होंने ये कहा चाहा था कि औपनिवेशिक नियंत्रण की आलोचना की थी उन्होंने, और इसीलिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन कर दिया था, ठीक है। और जो फिक्की मानता था कि ये ही आंदोलन है जो आत्मनिर्णय की शक्ति, व्यापार के औपनिवेशिक प्रतिबंधों को समाप्त कर देगा, ठीक है। आई पे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। ताजे पानी के औद्योगिक, देखो, ठीक है, ताजे पानी के औद्योगिक प्रदूषण को कैसे कम, देखो ताज़ा पानी से बहुत ज़्यादा प्रदूषित किया जाता है, उसे हमें बताना है कि कैसे हम कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो 2 या 2 से अधिक में पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करना चाहिए, हमें पुनः उपयोग करना चाहिए। और क्या कहते हैं, उसे प्रसंस्करण के लिए जल का उपयोग कम करना चाहिए, ठीक है, मतलब उसके ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। पानी की आवश्यकता को कम करने के लिए वर्षा जल का संचयन, पानी की आवश्यकताओं को कम करना चाहिए और वर्षा जल जो है उसका संचयन करना चाहिए, यानी उसे इकट्ठा करना चाहिए, जैसे भविष्य के लिए उसे स्टोर करके रखा जा सके, ठीक है। 1 मिनट। सत्ता पक्ष और विपक्ष राजनीति में अंतर दल, देखो, जो सत्ता का दल, सत्ताधारी दल होता है, और जो हमारा विपक्षी दल होता है, उन दोनों का हमें अंतर बताना। देखो, जो सत्ताधारी दल होता है वो विजेता होता है हमारे आम चुनावों का, ठीक है, और ये देश के शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी लेता है। शासन और प्रशासन चलाता है हमारा सत्ताधारी दल, और जब वही हमारा विपक्षी दल जो होता है वो हारा हुआ दल होता है, और वो विपक्ष का गठन करता है, और जो सत्ताधारी दल होता है उसको तानाशाह होने से रोकता है। बस ये 2 काम होते हैं इनके, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों मतलब चालू करना पड़ा गांधी जी को, तो उसके 2 कारण बताएं। सबसे पहला हमारा साइमन कमीशन था, और दूसरा था गांधी जी की 11 मांगों को ना स्वीकारना। साइमन कमीशन मतलब साइमन कमीशन क्या था आपको पता ही होगा। ये अब देखो, साइमन कमीशन जो था ना, ऐसा एक जो हमारे मोतीलाल नेहरू जी थे, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, तो उन्होंने क्या कहते हैं, संसद के अंदर जो हमारे अंग्रेज़ थे उनके कानून में निकाल दी थी कमियां, तो उसी को ठीक करने के लिए साइमन कमीशन को वहाँ से भेजा गया था। कहाँ से? इंग्लैंड से भेजा गया था उसे ठीक करने के लिए, ठीक है, इंग्लैंड या लंदन एक ही बात है ना, तो वहाँ से भेजा गया था उन्हें ठीक करने के लिए, लेकिन उसमें कोई भी नहीं था इंडिया का नेता, ठीक है, तो इस वजह से उसका स्वागत हुआ था साइमन कमीशन गो बैक करके, ठीक है। सबने ये नारा लगाया था, और है ना, तो कांग्रेस का ना मुस्लिम लीग का कोई भी नेता नहीं था, इसलिए 1929 में उसके क्या कहते हैं, सबने वो करा, मतलब उसका असहयोग करा, ठीक है, और उसे वापस जाने के लिए कहा। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने एक लेटर लिखा था, एक पत्र लिखा था, उसमें लिखा था उन्होंने अपनी 11 मांगे, सबसे बड़ी मांग थी उसमें कि नमक कर को हटाना, ठीक है, और वो मांगे लेकिन हमारे लॉर्ड इरविन ने वायसराय लॉर्ड इरविन ने हटा मतलब स्वीकार नहीं करी थी, और फिर इसके बाद उन्हें रद्द कर दिया था, तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को चला दिया था। वैश्विक उपभोक्ताओं के लिए कैसे फ़ायदेमंद है वैश्वीकरण। देखो, उपभोक्ताओं के लिए ऐसे फ़ायदेमंद है, उन्हें बढ़िया सी उन्हें कई तरीके की विभिन्नता वाली चीज़ें मिल जाती हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छी से अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, और हमारा एक तो इसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, और लोगों को अपने चीज़ों को फीडबैक मिलता है, और उन्हें अच्छे करने का मौका मिलता है, ठीक है। बस यही चीज़ रहती है इसके अंदर, ठीक है। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं ज़रा। 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन है, फिर इसके बाद 5 मार्क्स की करेंगे, फिर इसके बाद केस स्टडी करेंगे, फिर हमारा ये खत्म, ठीक है। तो CBSE 2022, 20, 19, 17 एक्सेट्रा, मतलब कई सारे सालों में आए हुए क्वेश्चन से, ठीक है। सबसे पहला हमें बताना है, इफेक्ट ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ऑफ द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक सपोर्ट द स्टेटमेंट। देखो, जो मतलब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चलाया था ना, कि वो असहयोग आंदोलन में, कि वो जो भी अंग्रेजों की चीज़ें सबका असहयोग करेंगे, मतलब बिल्कुल उसे नहीं करेंगे, उसका सपोर्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी लोग, ठीक है। तो उसका हमें इकोनॉमिक फ्रंट जो था ना, वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक था, तो वो हमें बताना है, तो उसे हमें उसका हमें स्टेटमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, तो वही करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या हुआ था, फॉरेन गुड्स का बायकॉट कर दिया, फिर और शॉप्स की पिकेटिंग क्या होता है, उसके किसी भी शॉप्स के आसपास जाके खड़ा हो जाना, ना आने देना वहाँ से बाहर, ना उसके अंदर जाने देना।
फॉरेन क्लॉथ को जलाया गया, मतलब बाहर के कपड़े जो थे उन्हें जलाया गया। 1921 से 1922 के बीच में बाहर के जो कपड़े थे उसके 102 करोड़ की इम्पोर्ट की वैल्यू को ना 57 करोड़ पर पहुंचा दिया गया, ठीक है। और इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर रिफ्यूज टू ट्रेड, मतलब जो बड़े बड़े व्यापारी थे उन्होंने मना कर दिया, हम व्यापार नहीं करेंगे। एज द बाइकॉट मूवमेंट स्प्रेड एंड पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इंपॉर्टेंट क्लॉथ्स एंड वियरिंग ओनली इंडियन क्लॉथ्स, लोग क्या कहते हैं और सिर्फ इंडियन क्लॉथ्स को पहन रहे थे। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक पे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इफेक्ट पड़ा था हमारे अंग्रेज़ों के टाइम पे, ठीक है। A concentrated effort has to be made in order to use mineral resources in a planned and sustainable manner. Suggest and एक्सप्लेन एनी 3 मेजर बताने हैं जिससे हम जो हमारे मिनरल रिसोर्सेज है उन्हें सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इम्प्रूव करने पड़ेगी हमें टेक्नोलॉजीज़ को, ठीक है, जिससे कि हम उसे सस्टेनेबल मैनर में यूज़ कर पाएँ। रिसाइकलिंग करना चाहिए हमें, मेटल का यूज़ रिसाइकलिंग करना पड़ेगा मेटल्स का अच्छे से, और स्क्रैप चीज़ों का हमें यूज़ करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूट्स का यूज़ करना पड़ेगा। ट्राई टू रीयूज़ द वेस्ट टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की उसे हमें कम से कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी अच्छे से, ठीक है, देख लेना एक बार, ठीक है। हाउ कैन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्ले अ मेजर रोल टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर, तो ग्लोबलाइजेशन को और अच्छा और बेहतरीन बनाने में इंडिया के गवर्नमेंट का कैसा हाथ है, तो ये बताना है हमें। तो देखो, फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल एंड वुड इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। देखो, फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, सबको फ़ायदा हो जिसमें, उसे कहते हैं फेयर, यानी बिल्कुल समान चीज़, ठीक है। तो वही फेयर ग्लोबलाइजेशन कराने में हमारे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, सबको समान बिल्कुल इक्वल राइट्स देती है इसके अंदर। तो वो क्या करती है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल, गवर्नमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। द पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, इंटरेस्ट लेती है, टैक्स लेती है, नॉट ओनली ऑफ द रिच एंड पावरफुल एज द गवर्नमेंट कैन प्ले, देखो वो खाली रिच और पावरफुल लोगों के लिए ही नहीं होता, वो सबके लिए होता है। हेल्पिंग ब्रिज द गैप बिटवीन द टू, देखो, और ये क्या कहते हैं, जो हमारे और बाहर के जो देश है ना उनके बीच में वो एक ब्रिज का काम करती है गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर द लेबर लॉज एंड प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड द वर्कर्स एंड गेट देयर राइट्स, मतलब जो वर्कर्स वगैरह हैं उनका राइट दिलाती है कि हाँ ये इतने घंटे काम करेंगे, इनके लिए रूल बनाती है कि आप इतने घंटे काम करा सकते हैं एमएनसीज वगैरह में, ठीक है। तो मतलब गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। सपोर्ट टू द डोमेस्टिक एंड जो वर्कर्स है उनका सोच वगैरह डोमेस्टिक चीज़ें नहीं होने देती, मतलब उनसे कम पैसे नहीं लेने देती, कि उन्हें पैसे उनका वेतन कम नहीं करने देती, कि नहीं ये वो करते हैं ना बड़े बड़े कंपनी में ज़बरदस्ती क्या बोलते हैं, ले जाते हैं काम कराने के लिए, तो वो गवर्नमेंट ध्यान रखती है इस चीज़ का, ठीक है। और WTO है वो हमारा ध्यान रखता है कि क्या कहते हैं, कोई जो देश है ना वो फेयर ग्लोबलाइजेशन कराने के लिए बढ़िया मतलब सही रूल बना रहा हो, कोई गलत रूल ना बना रहा हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। एनालाइज द रोल ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़, देखो अभी हमने अपोजिशन के बारे में पढ़ा था, अब थोड़ा सा और ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। हमें उनका रोल बताना है कि उनका पॉजिटिव रोल क्या है और नेगेटिव रोल क्या है। देखो पहले पढ़ लेते हैं पॉजिटिव रोल। दे इंश्योर द डेट पॉलिटिकल पार्टी इन पावर डज नॉट अब्यूज़ और मिसयूज़ द पावर, देखो जो पॉलिटिकल पार्टी है पावर में वो उस पावर का मिसयूज़ ना करे, वो इस चीज़ का ध्यान रखती है। इट एक्सपोजेज द वीकनेस ऑफ रूलिंग पार्टी, ये जो पार्टी है उसे एक्सपोज करती रहती है कि नहीं नहीं ये गलत करा है, ये सही नहीं करा है, ठीक है, जो रूल कर रही होती है इट उसे एक्सपोज करती रहती है हमारी जो रूल नहीं करी होती बड़ी अपोजिशन वाली। इट कीप्स अ क्लोज विजल ऑन द बिल्स एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या कहते हैं जो जितने भी गवर्नमेंट बिल्स पास करती है उसकी आलोचना वगैरह करती है, उसमें बताती है कि इसमें क्या कितना खर्चा हुआ है क्या है, ठीक है, सारी चीज़ों को व्याख्या करती है ये। नेगेटिव रोल की बात करें तो इट टारगेट द गवर्नमेंट एंड एम्स एट लॉजिंग एंड डिस्ट्रिक्टिंग गवर्नमेंट फॉर ऑल द इज, मतलब ये गवर्नमेंट पे हर वक्त टारगेट ही करते थे गवर्नमेंट के, एक तरीके से मतलब पीछे पड़ जाती है। थ्रू स्टॉलिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट धारनाज एंड गिरवाज इट करटेल्स द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, मतलब वो पार्लियामेंट से कहते हैं कि नहीं ये कराओ, मतलब एक तरीके से मतलब कभी कभी हद से ज़्यादा भी अपोजिशन वाले रूलिंग पार्टी पे हावी हो जाते हैं, ठीक है। समटाइम अपोजिशन पार्टी अपोजेस एवरी डिसीजन ऑफ द, मतलब वो हर डिसीजन को ही नकारती रहती, नहीं इनका सारी डिसीजन बेकार है, तो ऐसे थोड़ी हो सकता है कि हर व्यक्ति हर जगह ही गलत हो, तो मतलब हर जगह उसे नहीं न करना चाहिए, और ऐसा कई बार हो जाता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब थोड़ा हिंदी मीडियम वालों के लिए पढ़ लेते हैं। देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सारे क्वेश्चन सेम है, ठीक है। आर्थिक मोर्चे
देख लो 2017, 2020, 2021, 2019 और कई जगह आए हुए क्वेश्चन है। चाहे तो आप एग्जाम के बाद मैं एक एक क्वेश्चन मैच करा दूंगा, ठीक है। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग आंदोलन का प्रभाव आर्थिक नाटकीय था। मतलब जो आर्थिक असहयोग आंदोलन था ना, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नाटकीय था, उसका व्याख्या करनी है। देखो, सबने दुकानों की पिकेटिंग बनना चालू कर दी थी और सब चीज़ों का बहिष्कार करना चालू कर दिया था। नहीं, हम ये नहीं करेंगे, बिल्कुल मना कर दिया था। नहीं, हम कहते हैं जितने भी चीज़ें हैं सबको त्याग देंगे, जितनी भी फॉरेन की चीज़ें, मतलब बाहरी चीज़ें, ठीक है। और सिर्फ देश का कपड़ा इस्तेमाल करेंगे, देश के खाने इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ देश की ही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 1921 से 1922 में, यानी एक साल के अंदर ही जो बाहर का कपड़ा आयात हो रहा था ना, उसकी कीमत 102 करोड़ से 57 करोड़ हो गई थी। और कई जगहों पर तो विदेशी वस्तुओं का बिल्कुल बहिष्कार कर दिया था कि नहीं, ये चीज़ें बिल्कुल आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, ठीक है। और फिर इसके बाद उन्होंने सब चीज़ों को त्याग दिया और धीरे धीरे करके अपने क्या कहते हैं, जो था ना खादी कपड़ा, इसके खादी कपड़े पहनना चालू कर दिए। और जो विदेशी दुकानें थी उन सब पे आग लगाना चालू कर दी, विदेशी कपड़े आग लगाना चालू कर दिए। तो बस यही सब वहाँ पर उन्होंने करा था। देखो, अब खनिज संसाधनों का क्वेश्चन आ गया एक, ज्योग्राफी से या केवल भूगोल से, ठीक है। खनिज संसाधनों का योजनाबंद। देखो दोस्तों, मैंने आपका सब चीज़ का इसमें ध्यान रखा, सारे सब्जेक्ट, मतलब आपके हर क्वेश्चन, हर जो टॉपिक है ना, उसमें आपको हिस्ट्री से भी क्वेश्चन मिलेगा। देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन मिलेगा, हमारा इको से भी क्वेश्चन मिलेगा, और वही हमारा क्या कहते हैं, ये प्रश्न देखो यहीं पे, ये रहा प्रश्न लिखा हुआ है। देखो, मैं आपको शो कर दूँ, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आ गया राजनीति से। तो चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन का मैंने ध्यान रखा है, यही मैंने 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स सब क्वेश्चन में ध्यान रखा है। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन पे से, ये तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट से। खनिज संसाधनों को जो है ना हम टिकाऊ विकास कैसे कर सकते हैं, इसमें ये पूछा है। तो उसके लिए हमें पहले करना है, कम लागत पर निम्न श्रेणी आयोजकों के उपयोग की अनुमति देने के लिए बेहतर तकनीकों का विकास करना होगा, ठीक है। कम लागत पर हम, ताकि उसका आयोजक कर सकें, ठीक है। धातुओं का पुनर्चक्रण करना पड़ेगा, ठीक है। और धातु का विकल्प इस्तेमाल करने पड़ेंगे, अन्य विकल्प, ठीक है। और उत्पादन लागत को कम करना होगा और कचरे का पुनः उपयोग करना होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें करनी होंगी जिससे टिकाऊ विकास हो सके हमारा। वैश्वीकरण को अधिक निष्पक्ष बनाने के लिए भारत सरकार प्रमुख भूमिका कैसे निभाती है। देखो, कोई भी सरकार है किसी भी देश की, वही एक बहुत अहम भूमिका निभाती है वैश्वीकरण को हमारा निष्पक्ष करने के लिए। वही अगर अच्छे हमारे वो नहीं बनाएगी, कानून नहीं बनाएगी, तो कैसे वहाँ पे अच्छे तरीके से वैश्वीकरण दौड़ेगा। तो सरकार ही अच्छे अच्छे कानून बनाती है, सरकार नीतियाँ बनाती है देश के, केवल अमीरों के लिए ही नहीं, गरीबों के लिए भी बनाती है, ठीक है। सबके लिए बनाती है सरकार, और सबको सुनिश्चित करती है कि हाँ, ये आपको ठीक है, ये वाला कानून आपके लिए लागू किया गया है, गरीबों के लिए भी कानून है, सबके लिए कानून है। और वहाँ पे कम, और भारत जितने भी लोग एमएनसी वगैरह लगाते हैं उस पर ध्यान रखती है कि क्या कहते हैं, वर्कर्स वगैरह है, उन सब उसको वेतन टाइम से दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा, उनसे अधिक घंटे पर काम तो नहीं किया जा रहा, कहीं उसे क्या कहते हैं असंगठित क्षेत्र तो नहीं बनाया जा रहा, तो उसका ध्यान रखती है सरकार। और वहाँ पे और क्या कहते हैं, जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी विश्व व्यापार संगठन है, वो हमारा इस बात का ध्यान रखता है बिल्कुल कि क्या कहते हैं, जो एक सरकार है किसी भी देश की, वो सही कानून बना रही है ना वैश्वीकरण के लिए, बाकी देशों पे जो चीज़ें आ रही है उसके आयात पे जायज़ टैक्स लगा रही है, कर लगा रही है ना, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखता है, ठीक है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। देखो, अगला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, यहाँ से ये रहा प्रश्न, लोकतंत्र में विपक्षी राजनीति दलों की भूमिका का विश्लेषण करें। देखो, विपक्ष क्या क्या करते हैं, हमें इसके क्या बोलते हैं, एक तो हमें वो बताना है कि सकारात्मक भूमिका क्या है, एक हमें बतानी है नकारात्मक भूमिका क्या है। तो सकारात्मक भूमिका हमारी है कि राजनीतिक दल सत्ता में अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करें, इस बात का वो ध्यान रखते हैं, तो ये एक सकारात्मक हो गया। ये सत्तारूढ़ दल की कमजोरियों को उजागर करते हैं, हाँ, ये इनकी कमजोरियाँ, ठीक है। ये सरकार के बिलों और व्यापार पर कड़ी निगरानी रखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सरकार के अंदर, ठीक है। ये और इसके नकारात्मक, ये सरकार को लक्षित करते रहते हैं, हर वक्त सरकार के पीछे ही पड़े रहते हैं, और सरकार के उद्देश्य को दर्ज करने और बदनाम करते रहते हैं सरकार को, जो होती है ना सही सरकार, अगर सरकार सही भी हो तो, ठीक है। संसद की कार्रवाई को ठप कर दे धरना और घेराव करके देश की प्रगति को रोकते हैं ये, ठीक है। मतलब इसके कई, जैसे किसी चीज़ का सिक्का है तो सिक्के के 2 साइड होती है, इसी तरीके से
एक हेड एक टेल, इसी तरीके से हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव रोल होते ही हैं, ठीक है। कभी कभी सत्ताधारी दल के प्रत्येक निर्णय का विपक्षी दल विरोध करता रहता है, तो ये भी गलत है कि हर निर्णय का आप विरोध कर रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब आ गए हमारे 5 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे, इस पर क्लिक कर देना और फिर चैनल पर चल जाना, वहाँ सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, सब्सक्राइब का बटन दबा देना आप लोग, अगर आपने अभी तक नहीं दबाया, ठीक है। अब आ गए 5 मार्क्स के क्वेश्चन, इसमें भी मैंने आपका ध्यान रखा है बिल्कुल। देखो सबसे पहला हमारा हिस्ट्री से क्वेश्चन है, प्रिंट कल्चर। इस साल ही ऐड हुआ है चैप्टर, 4 साल से तकरीबन नहीं आ रहा था ये चैप्टर, इसका भी बढ़िया सा क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये एक क्वेश्चन हमारा आ गया ज्योग्राफी से, रोड ट्रांसपोर्ट वाला। और ये हमारा एक आ गया क्वेश्चन हमारा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और एक हमारा ये बड़ा सा बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, देखो 4-5 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये हमारा इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये रहा इकोनॉमिक्स का, सॉरी पॉल साइंस का ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा, ठीक है। तो उससे पहले कर लेते हैं क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं। देखो, द शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू प्रिंट रेवोल्यूशन इन यूरोप, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। देखो हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ लोग बढ़ गए थे, तो वो चीज़ जो है वो क्या कहते हैं, प्रिंट रेवोल्यूशन की तरफ यूरोप में बढ़ावा दे रहा था, बढ़ रही थी। तो उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है इस स्टेटमेंट को, तो कुछ नहीं हमें बता देना है कि हाँ कैसे कैसे उस रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी, प्रिंट रिवोल्यूशन की। The shift from hand revolution to mechanical printing led to the print revolution in Europe, as printing became a revolutionary thing for the masses, for the getting information quickly. In the hand printing period, the printed books, देखो पहला पॉइंट आ गया, प्रिंटिंग पीरियड में जो प्रिंटेड बुक्स थी वह assembled at a place and were not available for all read, तो मतलब वो एक ही जगह पर गिरा था, वो सबके रीड के लिए अवेलेबल नहीं थी। इट वॉज जस्ट अ मैन्युस्क्रिप्ट विच वॉज नॉट अवेलेबल फॉर मासेस, जो हैंड थी मतलब वो सबके लिए नहीं पढ़ पाते थे, सबके लिए सुटेबल नहीं थी एक तरीके से। हैंड राइटिंग बिकम मोर स्टाइलिश आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ मैकेनिकल प्रिंटिंग, लेटर वर मेड अप ऑफ मेटल्स इन दिस टाइप ऑफ प्रिंटिंग स्टाइल, ठीक है। प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हो गई थी, ठीक है। पेपर बॉर्डर्स वर मेड, पेपर के बॉर्डर से बनने लगे थे जो कि पहले नहीं बनते थे। बुक वर प्रिंटेड फॉर रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन द यूरोप, है ना। रिच सेक्शन वगैरह जो रिच सेक्शन के थे ना, जो बड़े उच्च कक्ष के लोग थे या उच्च स्तर के, है ना, वो वाले लोग जो है ना, जैसे हमारे भी 6-7 सेक्शन होते हैं, तो उस तरीके से रिच सेक्शन जो होता है ना सोसाइटी का, वो यूरोप में ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा देता था, ठीक है। आई पी क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। एक्सप्लेन 5 मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय रोड ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट के 5 हमें मेजर प्रॉब्लम बतानी है। सबसे पहला, रोड नेटवर्क इज इनएडिक्वेट, ये इनएडिक्वेट नेटवर्क के सबसे पहला तो हमारा यही पॉइंट हो गया। इनएडिक्वेट मतलब ये हर जगह जाने के लिए मतलब सूटेबल नहीं है, ठीक है, या ये कह लो अभी है नहीं, पर्याप्त नहीं है। अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स एंड अनमेटल्ड एंड दिस लिमिट्स देयर यूसेज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, मतलब रेनी सीजन के दौरान इसकी लिमिट्स होती हैं। द रोडवेज वर हाईली कॉन्जेस्टेड इन सिटीज़, ये जो रोडवेज होते हैं वो ज़्यादा सिटीज़ में होते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस आर ओल्ड, बहुत से ब्रिजेस ओल्ड और नैरो हो गए। डिसरिस्पेक्ट ऑफ द ट्रैफिक रूल्स इज मेजर प्रॉब्लम, देखो अगर ज़्यादा सिटी में ट्रैफिक रूल्स क्या वो हो जाता है, डिसरिस्पेक्ट हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो बस यही हमारे 5 नेगेटिव रोल है इसके। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है ग्लोबलाइजेशन चैप्टर से, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन हमारी डेली लाइफ में आया है, इसने हमारे डेली लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डाला है, ठीक है। इम्पैक्ट हमारा देखो, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी हैज़ मेड मच फास्टर, देखो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई, सही बात है। इन्वेंशन हो गया कंप्यूटर, इंटरनेट, फैक्स वगैरह का, ठीक है। न्यू जॉब्स मिलने चालू हो गए। द प्राइजेस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स हैव कम डाउन ड्यू टू कंपटीशन, ठीक है। वेरियस प्रोडक्ट के प्राइस जो कम हो गए कंपटीशन की वजह से, ठीक है, जिससे कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। पीपल आर गेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज सम इंडियन कंपनीज हैव बिकम मल्टीनेशनल देमसेल्व्स, टाटा मल्टीनेशनल हो गई है, अब वो कई लोगों को रोज़गार प्रदान करती है, और जिससे कि क्या कहते हैं रोज़गार मिलता है टाटा से, टाटा कंपनी सबको रोज़गार देती है, ठीक है। तो इससे कई मतलब एमएनसी बन गई है, टाटा बहुत बड़ी कंपनी है, आपको पता ही होगा, ठीक है। टाटा की सब चीज़ आती है, कार, नमक, सब चीज़, है ना।
टाटा के एयरलाइंस पे, ठीक है। तो ऐसा ही है, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ है हमारे ग्लोबलाइजेशन हमारी लाइफ में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक जो आपका एक क्वेश्चन है क्या 5 मार्क्स का, वो अभी कराएंगे, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन हिंदी में कर लेते हैं। हाथ से छपाई से यंत्रित छपाई में बदलाव आ गया, और ये छपाई यूरोप में यंत्रित छपाई क्रांति को बढ़ावा दिया इस छपाई ने, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है। देखो, हस्तमुद्रा काल में मुद्रित पुस्तकें एक स्थान पर मिलती जुलती थी और सभी के पढ़ने के लिए उपलब्ध नहीं थी। मतलब जो हस्तमुद्रा काल थे तो सारी पुस्तकें जो है ना क्या कहते हैं मिलती जुलती थी और सभी के पढ़ने के लिए उपलब्ध नहीं थी। यंत्रित छपाई के आविष्कार के बाद हस्तलेखन और अधिक स्टाइलिश हो गया, पेपर के बॉर्डर बनाए जाने लगे। यूरोप के समाज में धनी वर्ग के लोग पुस्तकें छपती थी पहले, ठीक है। और उन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया। भारत में जो सड़क परिवहन है ना, उसके कुछ 5 हमें परिवहन के सामना करने वाले, यानी उसके कुछ नकारात्मक पहलू बताने हैं उसके 5, ठीक है, सड़क परिवहन के। देखो, एक तो ये अपर्याप्त है, ठीक है। लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं, ठीक है, शहरों में ही है ना। आधी सड़कें कच्ची हैं और सीमित ही होती हैं, ठीक है, और ये शहरों में ही है खाली। अधिकांश पुल पुराने हो चुके हैं। यातायात नियमों का अगर अनादर कर दें तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। हम अपने दैनिक जीवन में वैश्वीकरण को के प्रभाव को कैसा महसूस करते हैं। तो दैनिक जीवन जो है उसमें प्रौद्योगिकी का हमारा प्रौद्योगिकी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। प्रौद्योगिकी ने टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और क्या कहते हैं जो डिलीवरी चीज़ें ट्रांसपोर्ट चीज़ें थी ना, परिवहन बहुत अच्छा बढ़ गया। परिवहन प्रौद्योगिकी बहुत ज़्यादा ग्रो करी है इसके चक्कर में, इसी के बीच, ठीक है, इसी काल में कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, इन सब के भी क्या कहते हैं इन्वेंशंस हुए हैं, इसी के बीच में आविष्कार हुए हैं, ठीक है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश करती हैं दूसरे देशों में, तो उसे नौकरियां मिलती है। उत्पादकों और निर्माताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पादक का कीमतों में कमी हुई है। तो उत्पाद जो होते हैं उनकी कीमतों में कमी हुई है क्योंकि कंपटीशन होता है, ठीक है। और वैश्वीकरण से अब कई लोगों को हमें रोजगार मिला क्योंकि वो अब बन गई है बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, ठीक है। आइए, बिल्कुल समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन। अभी वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा भी क्वेश्चन है थोड़ा। पढ़ते 7 पॉइंट है टोटल। 7 में से आपको कोई 5 लिखने हैं खाली। मैंने 7 इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मतलब कई बार, मैनी टाइम्स, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है और कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं फटाफट से। हमें पॉलिटिकल पार्टीज के इसमें बेसिकली फंक्शन बताएं। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो क्या करती है, सबसे पहले तो वो इलेक्शंस लड़ती हैं, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन ये इलेक्शन लड़ती हैं, और इलेक्शन में क्या बोलते हैं अगेंस्ट लड़ते हैं, विपक्ष बन के, मतलब सब के सब लड़ते हैं और देखते हैं कौन जीतेगा, और अपने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं, ठीक है। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिटिकल वो पॉलिसीज और प्रोग्राम रखती है लोगों के सामने कि ये देखो हमारी ये पॉलिसी, हमारी ये प्रोग्राम है, इसे आप फॉलो करोगे तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा, जिससे कि लोगों ने वोट दें, ठीक है। पार्टीज मेक लॉज फॉर द कंट्री, जो पार्टी जीत जाती है वो लॉज बनाती है कंट्री के लिए कि ये कानून लागू हो जाएगा, ये कानून लागू हो जाएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी, ठीक है। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, जो पार्टी जीत जाती है वो गवर्नमेंट बनाती है, और पॉलिटिकल पार्टी जो जीत जाएगी वो गवर्नमेंट बनाएगी, और नेता अपने क्या कहते हैं खड़े कर देगी हर जगह उम्मीदवार, ठीक है, कैंडिडेट। पार्टीज प्ले रोल ऑफ द अपोजिशन, जब वो पार्टी हार जाती है तो अपोजिशन को रोल प्ले करती है, और जो पार्टी रूल कर रही होती है उसकी पॉलिसीज़ को, जो गलत पॉलिसीज़ उसके बारे में बताती है। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, पार्टी जो है वो पब्लिक ओपिनियन सुनती है जो पार्टी हार जाती है, ठीक है। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम, जो पॉलिटिकल पार्टी जो हार जाती है वो क्या कहते हैं लोगों को और जो हमारी रूलिंग पार्टी है उनके बीच में एक लिंक का काम करती है ना। तो बस यही इसके कुछ फंक्शन है, मैं 5 फंक्शन आप लिख देना, ठीक है। अब हिंदी वालों के लिए फटाफट से वाला क्वेश्चन पढ़ के फिर 2 केस स्टडी है, फिर इसके बाद हमारी वीडियो पूरी हो जाएगी, ठीक है। राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य बताने हैं। देखो, सबसे पहले तो पार्टी चुनाव लड़ती है और अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती है और चुनाव लड़के जीतने की कोशिश करती है, ठीक है। पार्टी अलग अलग नीतियाँ कार्यक्रम लोगों के सामने पेश करती है जिससे कि उन्हें वो वोट दें, ठीक है। पार्टियाँ देश के लिए कानून बनाती हैं जो जीत जाती हैं। दल सरकार बनाते हैं जो जीत जाते हैं। पार्टियाँ सत्ता में आती हैं और भूमिका निभाती हैं कि विपक्ष की भूमिका निभाती है जो सत्ता में नहीं आ पाती हैं, ठीक है।
और सरकार की गलत नीतियों को उजागर करती हैं कि इसमें ये कमी है, और जनता की राय सुनती हैं और क्या कहते हैं जनता के बारे में सोचती हैं, हाँ इनके लिए ये पॉलिसी बनानी है, ये पॉलिसी बनानी है, ठीक है। और पार्टियां लोगों को सरकार का कल्याण योजनाएं बनाती हैं सरकारें, ठीक है, जिससे कि देश का कल्याण हो, है ना। बस यही सब था। अब केस स्टडी है, दो केस स्टडी है, उसके बाद हमारा ख़त्म। बस ये 2 पेज बचे हैं, इसे भी कर लेते हैं फटाफट से। एक केस स्टडी हमारा ये है डिस्क्रिप्टिव यानी लिखने वाला, ठीक है, और एक केस स्टडी हमारा है एमसीक्यू बेस्ड। तो दोनों तरीके के केस स्टडी आने का चांसेस है, तो मैंने दोनों ही ले लिए हैं। एक हमारा ये दोनों ही 2022-21 मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से लिए गए ये भी, तो ठीक है। एक नेशनलिज्म इन इंडिया पे है, और एक हमारा केस स्टडी जो है वो हमारा इकोनॉमिक्स पे है, ठीक है, मतलब एक हिस्ट्री और एक इकोनॉमिक्स का केस स्टडी लिया। तो ये नेशनलिज्म के बारे में आप पढ़ लेना पूरा, ये जो हमारा नेशनलिज्म के ऊपर ही है कि नेशनलिज्म क्या है, नेशनल क्या है, ठीक है। तो बस क्वेश्चन के हम आंसर देते हैं, बताता हूँ कैसे आंसर करें। व्हाट वाज पीपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशन। देखो पीपल की जो नेशन की प्रति मतलब नेशन क्या होता है, वो क्या सोचते हैं। पीपल अंडरस्टैंड दैट अ नेशन इज एसोसिएटेड विद हु दे वर एंड व्हाट डिफाइन इट एंड आइडेंटिटी ऑफ सेंस बिलोंगिंग। देखो एक ही भाषा और एक ही क्या कहते हैं सेंस के और एक ही संस्कृति के जो लोग जहाँ पे रहते हैं उसे नेशन कहते हैं, यही नेशन होता है, ठीक है। मतलब जब लोगों के अंदर एक फीलिंग आए कि हाँ हम एक ही देश के, कि हम भारत देश के रहने वाले हैं, तो हम भारतीय हैं, मतलब अलग अलग धर्मों के नहीं, बल्कि ये फीलिंग आए कि हाँ हम भारतीय हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं नेशन। दूसरा, हाउ वाज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इमीडिएटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, ठीक है, जो हमारा एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हुआ था, ठीक है, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जो हुआ था, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन देनी है। तो बस यही है, देखो द सेंस ऑफ ऑप्रेस्ड मतलब जो पीड़ित हो रहे थे ना लोग अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट ट्राइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर कनेक्टेड एंड जो मतलब जो ऑप्रेस कर रहे थे उनके ऊपर, तो उसी ने कॉलोनियलिज्म के द्वारा, तो उसी ने क्या एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को बढ़ावा दे दिया, ठीक है। तो मतलब यही होता है, ऑपरेसर ऑपरेस करता है तो उसी से क्या कहते हैं वो मूवमेंट्स निकलते हैं नए नए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड पीपल इन इंडिया डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग एक्सप्लेन। तो इंडिया के अंदर कैसे फैलाई है। इन इंडिया पीपल डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग विद केम थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड कॉलोनिज्म। वहाँ पे उन्होंने कॉलोनियलिज्म जो फैला रखा था ना ब्रिटिश ने, उसे ख़त्म करने के लिए लोगों के दिमाग में आया कि हाँ हमें इसे ख़त्म करना ही होगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सेक्टर्स इज लक्ष्मी रिलेटेड। देखो ये लक्ष्मी वही है जो आपके बुक में कहानी दे रखी है ना, ये वही वाला है लक्ष्मी, उसी के रिलेटेड है। फटाफट से केस पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। तो उसमें एक केस दे रखा है छोटा सा कि लक्ष्मी है, उसके बाद 2 हेक्टेयर ज़मीन है और वो 50 दिन के लिए खेती वेती करती है, तो उसी के ऊपर दे रखा है सारी चीज़ें, है ना। तो आप पढ़ लेना थोड़ा केस। हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी खेती के बारे में, तो ये सबसे पहले आपको पता ही होगा, जब देखो एग्रीकल्चर वगैरह का कोई भी काम होता है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो इसमें पूछा है लक्ष्मी किससे रिलेट करती है, तो वो करती है प्राइमरी सेक्टर से रिलेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फार्मर्स इज लक्ष्मी रिलेटेड। लक्ष्मी कौन से फार्मर से रिलेट करती है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वो मार्जिनल फार्मर से रिलेट करती है, ठीक है। मीडियम से नहीं करती, बिग से नहीं करती, और ना लेबर है वो, ठीक है, मार्जिनल है, ठीक है, मार्जिन वगैरह देता है, ठीक है। थर्ड है हमारा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज अंडर एम्प्लॉयमेंट सीन एट द मैक्सिमम। देखो सबसे ज़्यादा जो हमारा प्रचुर बेरोजगारी या अंडर एम्प्लॉयमेंट दिखता है ना, वो हमारा एग्रीकल्चर में दिखता है, क्योंकि 10 लोग लगे होते हैं खेत में और वो भी 500 किलो अनाज उगा रहे होते हैं, जबकि 2 लोग भी 500 किलो का अनाज उगा सकते हैं, जबकि मतलब इस तरीके से 8 लोग जो है वो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, वो बेरोजगार है पर उन्हें पता नहीं चल रहा। 8 लोग भी 2 लोगों के उस पर वो है डिपेंड है, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। और एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा ही देखने को मिलता है। हाउ डज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड कैनाल्स एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन लार्ज नंबर्स इन रूरल एरियाज। देखो जो डैम्स वगैरह बनने हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं एम्प्लॉयमेंट को रूरल एरियाज़ में। देखो वो ऐसे करते हैं, वहाँ पे एडजस्टमेंट रहता है ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अंडर स्किल्ड लेबर। जो लेबर्स होती है अंडर स्किल्ड होती है, वो इजीली उसमें एडजस्टमेंट कर लेती है और क्या कहते हैं वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। तो ऑप्शन एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैन रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग इरिगेशन फैसिलिटीज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इनमें से कौन सा विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मेन रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग इरिगेशन। इरिगेशन का इंक्रीज होने का सबसे बड़ा हमारा फैक्टर है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो वो है हमारा प्रोडक्शन वाला,
प्रोडक्शन वाला कौन सा, इंक्रीज प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इरिगेशन होने का वो होता है, ठीक है, खतरा। तो ये रहा हमारा, यही हिंदी में आ गया। तो फटाफट से पढ़ते हैं और वीडियो को एंड करने की कोशिश करते हैं फटाफट से। राष्ट्र के बारे में लोगों में समझ क्या थी? देखो, राष्ट्र के बारे में लोग समझते थे कि एक राष्ट्र इससे जुड़ा होता है कि वे कौन थे और उनकी पहचान क्या परिभाषित करते हैं, और अपनेपन का भाव, ठीक है, अपनेपन का भाव जो होता है, एकता का भाव जो होता है, वही राष्ट्रवाद की जो है भावना को मन में उत्पन्न होकर राष्ट्रवाद की भावना को जागरूक करता है, ठीक है। आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन को कैसे घनिष्ठ रूप से जोड़ देता है? देखो, उपनिवेशवाद के तहत उत्पीड़ित हो रहा होता है ना, होने की भावना ने एक साझा बंधन प्रदान किया। मतलब जब वो पीड़ित होगा किसी से तो उसके दिमाग में खुद ही उस उपनिवेशवाद के प्रति घृणा पैदा हो जाएगी, ठीक है। भारत में लोगों ने सामूहिक अपनेपन की भावना कैसे विकसित की? ठीक है, भारत में लोगों ने सामूहिक अपनेपन की भावना विकसित की कि जैसे जो ब्रिटिश शासन था वो उन पर उपनिवेशवाद करके उन्हें एकजुट कर दिया, उन्होंने वो मतलब हमारे ऊपर उत्पीड़न कर रहे थे उससे। अब ये हमारे एक केस दे दिया है लक्ष्मी जी के ऊपर। लक्ष्मी जी वो कोई किसान है, उनके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है, ठीक है, तो उसी के ऊपर केस है हमारा, ठीक है। तो ये हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो कोई किसान है तो किसान तो सबसे पहले इसमें पूछा लक्ष्मी जी किससे संबंध करती है, कौन से सेक्टर से, तो वो हमारे प्राथमिक क्षेत्र से संबंध करेंगे क्योंकि वो कृषि करती है। वो कौन सी किसान है, वो एक सीमांत किसान है, आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अल्प रोजगारी सबसे ज़्यादा होती है? वो होती है हमारी कृषि क्षेत्र में, अल्प रोजगारी सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में ही आपको मिलेगी, ठीक है। और बांधों और नहरों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी संख्या में रोजगार कैसे मिलता है? बड़ी संख्या में अकुशल जो श्रमिक होता है ना, उन्हें भी इसमें लगा लिया जाता है, ठीक है। तो इसका सी है ऑप्शन, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि का एक मुख्य परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा जो है परिणाम है? किस चीज़ का परिणाम? सिंचाई सुविधाओं का मुख्य परिणाम जो होगा वो हमारा उत्पादन में वृद्धि होगा, ठीक है। ओके, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये, और आपने सब चीज़ आज अच्छे से की होंगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।